गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सप्ताह हम लोग यशपाल की रचना लखनवी अंदाज पढ़ रहे हैं और इस पाठ का रचना पाठ, इस पाठ के अलग अलग संदर्भों पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। आज इस पाठ के प्रश्नों पे बात करेंगे हम लोग। बच्चों, इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है, लेखक को नवाब साहब के किन किन हाव भाव से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। तो आपने पाठ जब पढ़ा तो आरंभ में ही आपने देखा है कि चलती ट्रेन में जब लेखक जाता है और उसी डब्बे में पहुंच जाता है जिसमें नवाब साहब बैठे हुए हैं, तो लेखक उस डब्बे में आकर के उनकी सीट के सामने बैठता है। देख करके उनकी आंखों की चमक से ऐसा लगता है या फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है कि इनके लेखक के उस डब्बे में आने से उनका जो एकांत चिंतन था उसमें खलल पड़ता है, और साथ ही अपने लखनवी ठाट बाट और उसके साथ में खीरा रखा हुआ देख कर के वो थोड़ा संकोच भी महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि लेखक के सामने उनका जो व्यक्तित्व है या कद है वो थोड़ा सा तौहीन या अपना बेइज्जती महसूस करते हैं और एक तरह से लेखक को वो नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। दूसरा पाठ में दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो बच्चों, आपने इस पाठ में पढ़ा कि नवाब साहब खीरे को काफ़ी धो पोंछ करके और बड़ी एहतियात से छील करके नमक मिर्च उस पर छिड़कते हैं और खाने से पहले वो लेखक को भी ऑफ़र करते हैं कि क्या जनाब खीरे का शौक़ फरमाएंगे। और लेखक शुरुआत में ही उन जिस तरह से नवाब साहब ने लेखक को नज़रअंदाज किया और उतना देर बैठे रहने के बाद भी ज़रा से भी बातचीत करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और अचानक से अब खीरा खाने के लिए ऑफ़र करते हैं, तो लेखक को उनकी यह गतिविधि या यह तरीका एक औपचारिकता लगता है एक फॉर्मेलिटी के लिए बस ऐसे ही पूछ रहे हैं। और लेखक मना कर देता है खीरा खाने से और कहता है कि नहीं, मेरा मैदा थोड़ा सा कमज़ोर है, मेरी जो पाचन क्षमता है वो कमज़ोर है, वो पेट पे जोर डाल देता है, आप ही खाइए, मुझे पसंद नहीं। अब नवाब साहब को ये बात लगता है कि ये साधारण सा आदमी, साधारण व्यक्ति को जब खीरा नुकसान पहुंचा सकता है, पेट पे जोर डाल सकता है, तो मैं तो नवाब ठहरा, अब इसके सामने मैं कैसे खीरा खाऊंगा। और बेचारे अपना प्रभाव जमाने के चक्कर में या कहीं उन्हें ये ना लग जाए कि मैं कोई तुच्छ सा व्यक्ति हूँ या मेरे इमेज को, जो नवाबी इमेज है, मेरा व्यक्तित्व है, उसको धक्का लगेगा और वो बेचारे प्रभाव जमाने के चक्कर में कि अगर तुम खा नहीं सकते तो देखो खीरा का स्वाद मैं खा करके नहीं, सूंघ करके ही ले सकता हूँ, सूंघ करके ही मेरा पेट भर जाएगा। और एक एक करके वो खीरे को सूंघ करके खिड़की से बाहर फेंकते जाते हैं। कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि उनका ऐसा करना उनके स्वभाव के अहंकार और दिखावेपन की जो प्रवृत्ति है उसके बारे में ही पता चलता है। तीसरा सवाल है इस पाठ का सबसे ज़रूरी सवाल, जिस सवाल या विचार के आसपास ये पूरा व्यंग बुना गया है, और वो सवाल है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के विचार से आप कहाँ तक सहमत? तो बच्चों, मैंने पहले ही पाठ पढ़ाते हुए स्पष्ट कर दिया था कि यशपाल के ये विचार नहीं है कि वो मानते हैं कि बिना विचार या घटना कहानी लिखी जा सकती है, बल्कि नई कहानी आंदोलन में जो लोग नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे वो उनका मानना था कि कहानी लिखने के लिए घटना, विचार या पात्रों की ज़रूरत नहीं है। और इस बात को, इस तथ्य को, इस विचार को लेकर के यहाँ पर यशपाल व्यंग करते हैं और इस व्यंग के जरिए वो यही बात साबित करना चाहते कि नहीं,
कहानी लिखने के लिए विचार, घटना और पात्र जरूरी है। बिना विचार, पात्र और घटना के कहानी नहीं लिखी जा सकती है। यह ठीक वैसे ही होगा जैसे पेट भरने के लिए खाना जरूरी है, किसी चीज़ का स्वाद लेने के लिए उसका चखना जरूरी है। अगर बिना चखे, बिना खाए अगर किसी का पेट भर सकता है वास्तव में, तो फिर मान सकते हैं कि बिना घटना, बिना विचार, बिना पात्र के भी कहानी लिखी जा सकती है। और इसके उदाहरण के लिए व्यंग्यात्मक रूप से वो नवाब साहब को सामने रख के उदाहरण देता है कि हो ना हो, नई कहानी के लेखक जो भी होंगे वो इस नवाब साहब के जैसे ही होंगे। जैसे नवाब साहब बिना खीरा खाए सिर्फ सूंघ करके ही पेट भर जाने का डकार ले सकते हैं, तो शायद ऐसे ही सोच और ऐसे ही गतिविधि वाला व्यक्ति बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्र की कहानी लिखने और उसे कहानी मानने के बारे में सोच सकता है। लेकिन वास्तविकता यही है कि कहानी लिखने के लिए विचार, पात्र और घटना का होना ज़रूरी है, जैसे पेट भरने के लिए खाना जरूरी है। चौथा सवाल है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? अगर व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछा जाए तो ये पाठ निबंध तो पूर्णतः है नहीं। अगर निबंध ही कहना होगा तो हम इसे व्यंग्यात्मक निबंध कह सकते हैं, या एक तरह से व्यंग्यात्मक कथ्य है इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कहानी की तरह घटना, विचार और संवाद वगैरह हैं। फिर भी चलिए, अगर इसे और दूसरा नाम देना ही होगा तो कई नाम दिए जा सकते हैं। इस पाठ का एक लखनवी अंदाज की जगह हम नवाबी अंदाज भी कह सकते हैं, या शाही अंदाज भी कह सकते हैं। या सबके अपने जीने, खाने, पीने, सोचने, व्यवहार करने के तरीके होते हैं, अंदाज होते हैं। तो अपना अपना अंदाज या अंदाज अपना अपना भी हम इस पाठ का नाम दे सकते हैं, या लखनवी सनक भी कह सकते हैं। बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप भी स्वतंत्र हैं अपने तरीके से सोचने के लिए। इस पाठ में जो प्रश्न अभ्यास थे वो 4 थे। इसके अलावा रचना और अभिव्यक्ति से भी कुछ सवाल हैं। 5वें सवाल के रूप में है, 5वां में 2 सवाल है, क और ख। तो क है, नवाब साहब खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए कि कैसे नवाब साहब खीरे को धोते हैं, पोंछते हैं, उसे काटते हैं। तो आप देखिए कि नवाब साहब ने पहले खीरे को क्या किया, एक लोटे के पानी से धोया, फिर उसे तौलिए से पोंछा, फिर चाकू निकाल करके खीरे के दोनों सिरों को काट करके और उसे रगड़ करके उसमें जो गाज निकलता है, जिसके कारण खीरा कड़वा लगता है, उसे बाहर किया। फिर खीरे की बारीक छील करके बारीक फांके बनाए, उस पर नमक मिर्च छिड़का और उसके बाद लेखक को ऑफ़र किया खाने को। और जब लेखक ने मना कर दिया तो बेचारे थोड़ी देर तक सोचते रहे और उसके बाद एक एक खीरे की फांक को ले जा करके सूंघ करके खिड़की के बाहर फेंक दिया। और उसके बाद लेखक की तरफ देख करके मुस्कुराते हुए तृप्ति भरा डकार लिया कि ये देखिए, ये है मेरा अंदाज खीरे का इस्तेमाल का एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। और उसके बाद देखिए मुझे संतुष्टि भी आ गई, क्योंकि लोग समाज में डकार लेने को पेट भरे जाने से लोग जोड़ते हुए मानते हैं कि ये सिंबल है कि आपका पेट भर गया। दूसरा सवाल है, किन किन चीज़ों का रसास्वादन करने के लिए आप किस प्रकार की तैयारी करते हैं? तो किसी भी चीज़ के खाने को लेकर के कुछ लोग जैसे तैसे खाना बन गया जैसे तैसे थाली में लिए और खा लिए। कुछ लोग बड़े डेकोरेटिव तरीके से थाली में, अगर रोटी सब्जी भी हो तो बड़ी रोटी अच्छे से फोल्ड करके रखेंगे, सब्जी प्लेट में लेंगे। कुछ लोग एक ही थाली में रोटी सब्जी लेकर के खा लेते हैं। अगर सलाद है, जैसे गेस्ट वगैरह को खाना बड़े डेकोरेट सजा करके पेश किया जाता है। तो सबके खाने और जीने रहने के अंदाज अलग अलग है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में बड़ी सवाल फेमस हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा, कि किसी ने किसी से पूछा था कि आप आम कैसे खाते हैं, काट करके या चूस करके। तो आम का सीज़न है, आप स्वयं देखिए कि आपको आम खाना कैसे पसंद है, आम का रसास्वादन कैसे करते हैं। आपको इसकी जवाब स्वयं अपने आप को जवाब दे लेंगे। बहुत लोग को आम काट करके खाना पसंद है, या आम के
किस्म पर भी निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 6, खीरे के संबंध में नवाब साहब के व्यवहार को उनकी सनक कहा जा सकता है। आपने नवाबों की और भी सनक और शौक़ों के बारे में पढ़ा सुना होगा, किसी एक के बारे में लिखिए। तो बच्चों, प्रेमचंद की भी एक कहानी है नवाबों पे, शतरंज के खिलाड़ी। उस कहानी में एक नवाब साहब रहते हैं कि वो शतरंज खेल रहे होते हैं, तभी अंग्रेज़ों द्वारा उनके महल पर हमला हो जाता है और हमले की खबर सुन कर के जो उनके नौकर चाकर होते हैं भाग जाते हैं। लेकिन नवाब साहब शतरंज खेलने में इतना मगन रहते हैं कि उन्हें थोड़ा देर से पता चलता है और वो जूता वूता खोल करके बैठे हैं खेलने, और भागने के लिए या वहाँ से जाने के लिए वो अपने नौकर को आवाज़ देते हैं कि आओ, मुझे कम से कम जूता तो पहना दो। लेकिन कोई वहाँ रहे तब तो जूता पहनाए। अब नवाब साहब को हेठी लगता है कि मैं खुद नवाब होते हुए जूता अपने से पहनूं, और वहीं बैठे रहते हैं और अंग्रेज़ों के सैनिकों द्वारा वो मारे जाते हैं। तो ये भी एक तरह का सनक ही है कि जान खतरे में पड़ी हो फिर भी आप नौकर को खोज रहे हो कि वो आए और आपको जूता पहना जाए। या इसके अलावा भी आप हम कह लें कि दुनिया के कई बड़े बड़े जो खोज हुए हैं वो भी एक तरह के सनक के ही पॉजिटिव परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि बिना पैशनेट हुए हम ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो हासिल नहीं कर सकते। मन मुताबिक चीज़ों को हासिल करने के लिए पैशनेट होना ज़रूरी है, एक तरह का सनक, उसके प्रति जुनून पालना ज़रूरी है। आप इतिहास में चनक का ही उदाहरण ले लीजिए। चनक को सनक सवार हो गया था कि मैं नंद वंश का समूल नाश करके मानूंगा, और उसने एक अदने से बालक चाणक्य को ट्रेंड करके और एक अदने से बालक चंद्रगुप्त को ट्रेंड करके चाणक्य ने ऐसा कर दिखाया। तो एक सकारात्मक सनक का ये परिणाम हम देख सकते हैं इतिहास में। या आप एरोप्लेन के आविष्कार से लेकर के या जेम्स वाट द्वारा वाष्प स्टीम इंजन के आविष्कार, सारे कुछ एक पॉजिटिव पैशन ही है, एक सनक है, एक तरह का जुनून है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 का भी एक तरह से आपको जवाब दे दिया है कि क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है। आप दुनिया के किसी भी आविष्कार के पीछे की कहानी को पढ़ें तो वहाँ आप एक तरह का सनक ही पाएंगे। चलिए, फिजिक्स का ही जो प्रसिद्ध है ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एग्जाम्पल है, न्यूटन्स लॉ जिसे हम कहते हैं, न्यूटन्स के बारे में इस कहानी प्रचलित है कि वो अपने बगीचे में बैठा हुआ था, तब तक एक सेब गिरा। अब न्यूटन के दिमाग में कौंध गई कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, उतने पे ठहर क्यों नहीं गया, ऊपर क्यों नहीं गया। और इस सवाल के पीछे इस तरह पागलों की तरह वो लगा रहा कि अंततः उसने इसके कारण को ढूंढ लिया और बताया कि नहीं, इसके पीछे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, इसीलिए सेब गिरा और नीचे गिरा। तो जब शुरू में वो कई लोगों से इस सवालों से जूझता होगा, पूछता होगा अपने शुरुआती दिनों में, तो लोग उसे सनकी ही मानते होंगे। तो कई बार जब चीज़ों को, आपके सोच को लोग नहीं समझ पाते हैं तो उसे भी आसान सा कर देते हैं कि इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। ठिकाने इन द सेंस कि आमतौर पे जैसा सब लोग सोचते हैं वैसा ये नहीं सोचता। तो ऐसा नहीं सोचना कई बार नेगेटिव भी हो सकता है और कई बार पॉजिटिव भी हो सकता है। और वो कई बार और लोगों की तरह नहीं सोचना अगर पॉजिटिव हुआ तो आने वाले दिनों में आपका नाम इतिहास में लिखा जा सकता है। इसके अलावा कुछ और प्रश्न हैं जो भाषा अध्ययन से संबंधित है, इस पर भी चर्चा कर लें। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया भेद भी लिखिए। यानी कुछ वाक्य दिए हुए हैं और इसमें से क्रिया क्या है और उस क्रिया का भेद क्या है, यानी वो क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, सिर्फ ये चुनना है। तो आप देखें, एक सवाल है, एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पलथी मारे बैठे थे। तो ये इसमें क्रिया क्या है, पालथी मारे बैठना, तो ये अकर्मक क्रिया है। और दूसरा देखिए, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? उत्साह। तो ये हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये सकर्मक क्रिया है। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो
यहाँ पर क्रिया है अकर्मक। और अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे। क्या खरीदे होंगे? तो इसका जवाब मिल जा रहा है कि खीरे। तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। तो क्या काटे? सिर। यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। क्या देखा? तो हो जाएगा खीरे की फांकों को। तो यहाँ पर भी क्रिया सकर्मक है। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। तो क्या लेट गए? जवाब नहीं मिल रहा है। कौन लेट गए का मिल रहा है? नवाब साहब। यहाँ पर लेट जाना क्या है? अकर्मक क्रिया है। और जेब से चाकू निकाला। क्या निकाला? तो चाकू। इसका जवाब मिल रहा है। तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। यानी क्रिया के सकर्मक और कर्मक पहचानने के लिए है कि क्रिया के साथ क्या और किसको जोड़ करके सवाल कीजिए और उसका जवाब अगर उस वाक्य से मिल जाए तो वहाँ पर क्रिया, जैसे निकाला, यहाँ पर क्रिया है निकाला। क्या निकाला या किसको निकाला? तो जवाब मिल रहा है कि चाकू। क्या निकाला? चाकू। तो यहाँ पर क्रिया सकर्मक है। तो ऐसे आप क्रिया के भेद को पहचान सकते हैं। इसके अलावा इस पाठ में कुछ पाठ्येतर सक्रियता भी है। मैं इस पर भी एक बातचीत कर ही लेता हूँ। हर भाषा का, हर जुबान का एक अपना अंदाज़े बयां होता है, अपना कहने का एक अंदाज़ होता है। जिस अंदाज में हम हिंदी में कह सकते हैं उसी बात को अंग्रेजी में नहीं कह सकते हैं, या उसे मगही में नहीं कह सकते, उसे फ्रेंच में नहीं कह सकते, उसे उर्दू में नहीं कह सकते। उर्दू भाषा तो अपने नज़ाकत के लिए ही जानी जाती है। शिष्टाचार के जितने तरीके उर्दू में मिलेंगे दुनिया की शायद किसी भी भाषा में वैसे ना मिले। किबला शौक़ फरमाए, अदा बर्ज शौक़ फरमाएंगे जैसे कथन शिष्टाचार से जुड़े हैं। अपनी मातृभाषा के शिष्टाचार सूचक कथनों की एक सूची तैयार कीजिए। जैसे हम अलग अलग भाषाओं में, जैसे अंग्रेजी में अभिवादन करना हो तो हम गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, गुड नाइट ऐसे बोलते हैं। और हिंदी में कभी भी आराम से समय का कोई बंधन उसके साथ नहीं जुड़ा है, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार आप कभी भी कर सकते हैं, दिन में या रात में। लेकिन अंग्रेजी में हमें समय के हिसाब से बोलना होगा। अब किसी रात में हम किसी को गुड मॉर्निंग बोले तो सामने वाले को अटपटा लग सकता है। तो आप ऐसे और भी सूची तैयार कर सकते हैं। खीरा मैदे पर बोझ डाल देता है, यानी खीरा पाचन शक्ति पचने में आसान नहीं होता है, ऐसा जिक्र आया है पाठ में। क्या वास्तव में खीरा अपच करता है? किसी भी खाद्य पदार्थ का पच अपच होना कई कारणों पर निर्भर करता है। हर आदमी का डाइजेशन कैपेसिटी अलग अलग होता है, इस पर भी डिपेंड करता है। ये इस पर डिपेंड करता है कि क्या कम्बिनेशन आपने एक साथ खाया है। बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, भोजन हैं, जिन्हें एक साथ खाना अच्छा नहीं माना जा सकता है। कई बार वो पॉइजनस हो जाता है। बहुत पहले एक बार एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि एक परिवार में पपीता और करेला मिक्स खा लेने से बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए थे, कुछ लोग की मृत्यु भी हो गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि पपीता और करेला एक साथ खाना बड़ी नुकसानदायक हो सकता है। ऐसे और भी चीज़ें हैं जिन्हें एक साथ खाना अच्छा नहीं माना जा सकता है। जैसे कहा जाता है कि मछली और दूध, यानी मछली खाने वाले जो नॉनवेज खाते हैं अगर मछली खा लें तो वो दूध पीने से उसके आसपास बचें। या और भी एक है, कहा जाता है कि लिट्टी, सत्तू पराठा या लिट्टी अगर आपने खा लिया है तो जस्ट उसके बाद अगर गर्म दूध आप पीते हैं तो आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है। इसके अलावा ऐसे और भी कई चीज़ें हमारे समाज में वर्जित हैं एक साथ उनका इस्तेमाल करना। इसके अलावा एक पाठ्येतर सक्रियता है कि पतनशील सामंती वर्ग का चित्रण प्रेमचंद ने अपनी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज की खिलाड़ी में किया था, जिसके कहानी का मैंने जिक्र भी किया था। सत्यजीत राय ने इस पर एक इसी नाम से फिल्म भी बनाई थी। या तो आप चाहें तो वो कहानी ढूंढ कर पढ़ सकते हैं, या वो फिल्म भी कहीं अगर मिल जाए गूगल वगैरह पे सर्च करके देखिए, या यूट्यूब पे तो आप वो भी देख सकते हैं।
इसके साथ ही इस पाठ को हम लोगों ने प्रश्नोत्तर पे भी चर्चा करके पूरा कर लिया। कल एक दिन इस सप्ताह में बचा हुआ है, तो कल हम लोग इस पाठ आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक सेट तैयार करके और गूगल फॉर्म्स के ज़रिए, क्विज के ज़रिए प्रैक्टिस कर लेंगे, ताकि अंदाज़ा लगे, पाठ समझ का आकलन हो जाए और पता चले कि इस पाठ से संबंधित कितने सारे इन्फॉर्मेशन और कॉन्सेप्ट आपके जहन में है, आपके दिमाग में है, आपके ध्यान में है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल के लिए आप रिवीजन करके तैयार रहिएगा। कल इसी पाठ आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 10 या 20 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा, जिस पे गूगल फॉर्म क्विज के ज़रिए हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। उसमें लेखक परिचय और पाठ आधारित दोनों तरह के प्रश्न होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।